जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। जिनको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। और हाँ, कमेंट में आप लोग जरूर बता दिया करो कि वीडियो अच्छी लग रही है या कैसा क्या है या डिमांड कुछ भी हो तो बता दिया करें, क्योंकि क्या होगा कि आने वाली वीडियो में मैं क्या पता उसको सुधार लूँ या सुधार ही लूँ अच्छे तरीके से, है ना। जो आपकी डिमांड होगी उसको पूरा तो करूँगा, तो इसलिए कमेंट जरूर कर दिया करें आप लोग वीडियो देख के कि वीडियो आखिरकार कैसी लग रही है और मतलब और चाहिए वीडियोस की नहीं, जैसा भी हो आप लोग मुझे बता दिया करें, जिससे कि बनाने में वीडियो और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के। देखिए जो हमारा 4th चैप्टर है, इससे पहले मैंने 3 चैप्टर अपलोड किए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखें बढ़िया तरीके से, ठीक है। और ज्योग्राफी की जो वीडियोस हैं वो भी अब मैं अपलोड करूंगा साथ साथ, ठीक है। एक चैप्टर उसका भी अपलोड किया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि चैप्टर नंबर 4 है हमारा खाद्य पोषण तथा स्वास्थ्य, यानी फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। हम इस चैप्टर के अंदर खाने के बारे में बात करने वाले हैं। कैसा खाना हमें खाना चाहिए, किस तरीके का भोजन करना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए कौन सा भोजन उचित रहेगा, कौन सा भोजन अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग बढ़िया तरीके से जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो क्या है। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है, भोजन क्या है। तो भोजन के बारे में अगर हम जाने तो सब लोग जानते हैं, वैसे इजी शब्दों में तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन हमें आंसर बनाना कैसे है। तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए आंसर किस तरीके का है। भोजन शब्द उन सभी पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है जो खाए जाते हैं, यानी कि हम जो खाने वाली चीजें उसी को भोजन बोलेंगे ना। अब ये मार्कर तो ही ना कोई खा सकता है, इसको भोजन बोलेंगे क्या? ये किताब खा लेंगे हम नहीं ना, तो इनको भोजन नहीं बोलेंगे। तो ऐसी वस्तुएं जिनको हम खा सकते हैं, जिनसे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है ना, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वही चीज तो भोजन कहलाती है। क्यों? देखिए, और जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं अंततः उस पदार्थ को भोजन में सम्मिलित किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित 2 विशेषताएं होती हैं। जैसे पहली विशेषता है आपकी वह भोज्य पदार्थ जो खाने योग्य हो, यानी सिंपल सी बात, भोजन जो खाने योग्य होना चाहिए। क्या हम इसको खा सकते हैं? नहीं, ये खाने योग्य थोड़ी ना होता है। रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, XYZ बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, है ना। देखो, तो वह भोज्य पदार्थ जो खाने योग्य हो। दूसरा है उससे शरीर का पोषण प्राप्त होता है, शरीर को जो है पोषण प्राप्त होता हो, यानी कि खाने का जो है फायदा तो मिलना चाहिए। तो वही हमें याद रखना है यहाँ पे कि भोजन से हमें जो है लाभ प्राप्त होता हो, उसको हम कहते हैं भोज्य पदार्थ। कोई दिक्कत? भोजन कहते हैं। चलिए आंसर हमारा जाइए। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के कार्य बताइए। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर बड़े क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। टोटल हम लोग 14 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें मजा आ जाएगा। देखिए, तो भोजन के कार्य क्या हैं, तो जरा ध्यान सुनिएगा। भोजन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। देखिए, जिस दिन मान लो जिस दिन आप लोगों ने खाना ना खाया हो, सुबह से लेकर शाम तक खाना ना खाया हो, उस दिन आपकी हालत कैसी हो जाती है? बिल्कुल डाउन, स्थिति डाउन, है ना। कोई काम में मन नहीं लगता, भूख, पेट में गड़बड़, है ना, जैसे चूहे दौड़ते हैं, वो सारी चीजें शुरू हो जाती हैं तो ये चीजें देखिए, भोजन के कार्य क्या हैं। तो भोजन के मुख्यतः 3 कार्य हैं। सामाजिक कार्य क्या है? देखिए, जैसे शादी ब्याह होता है या कोई भी फंक्शन होता है, तो उसमें मेन चीज होती क्या है? एक बात बताइए, खाना ही तो होता है ना। जैसे लोग, अब जैसे बारात जा रही है ना, कि आपके दोस्त की शादी है, तो जितने भी लोग जाएंगे सबसे पहले किस चीज पे टूटते हैं? वो खाने पे टूटते हैं। कौन दूल्हा दुल्हन को देखने जाता है? ये सच्चाई है। कौन देखने जाता है वहाँ? सब लोग पहले टूटते हैं खाने पे, कि क्या है खाने के लिए देखा जाए। अगर खाना अच्छा ना हो तो उसकी बुराई शुरू, खाना अच्छा है तो ठीक है। बहुत कम ही लोग तारीफ करते हैं, ज्यादातर रिश्तेदारों में ऐसे ही होते हैं ना। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। सामाजिक, अगर हमारे घर में कोई मेहमान भी आ रहा है तो हम क्या करते हैं? अच्छा डिशेज बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ताकि उनका मन खुश हो जाए, है ना। देखिए, तो सामाजिक कार्य के अंदर क्या है? तो भोजन का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है। हम भोजन कैसे करते हैं, किस ढंग से करते हैं, किस स्तर के व्यक्तियों के साथ बैठकर भोजन करते हैं आदि का संबंध हमारे सामाजिक स्तर पर होता है। मान लीजिए आपके बॉस आ रहे हैं घर पे, तो आप वैसा ही खाना बनाएंगे। जैसे हम लोग तो घर में रहते हैं तो दाल चावल खा लिया, किस दिन रोटी सब्जी खा ली, ऐसी चीजें खा लेते हैं। लेकिन कोई बाहर से गेस्ट आता है या कोई भी व्यक्ति है, खास व्यक्ति है, तो ये थोड़ी ना कि डेली जो हम खाना खाते हैं उसको भी वही खिला दें। कुछ नया इस्तेमाल करते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास देखिए, अब क्या है यहाँ पे कि मनोवैज्ञानिक, अब ये दूसरा बोल रहे हैं मनोवैज्ञानिक कार्य के लिए। तो सभी मनुष्यों की भावनात्मक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान आदि। हम मेहमान के लिए विशेष व्यंजन बनाते हैं, अर्थात भोजन के द्वारा हम उनको आदर सम्मान
देते हैं। कोई मेहमान आए, हमने बहुत अच्छी खाना बनाया है, बहुत अच्छी खाना नहीं, बहुत अच्छा खाना बनाया है, तो अगर हम उनको अच्छा अच्छा खाना देंगे तो सिंपल सी बात है वो खुश हो जाएंगे। तो वही चीज होती है, इससे हमारा सम्मान, आदर सम्मान। मान लीजिए आप लोग के साथ हुआ भी होगा, कहीं आप गए, किसी के घर पे गए, आपको सिर्फ क्या दे दिया, रोटी या सब्जी दे दी या कुछ ऐसा दे दिया जो वो लोग डेली खाते हो, और या आपकी जो है उसमें आदर सम्मान ना हुआ हो, तो आप यही बोलोगे ना कि अच्छा खाना नहीं मिला, इससे क्या है हमारा आदर सम्मान नहीं है। आप लोग के लिए 36 तरीके के खाने बना दिए गए हैं, तो आपको वहां बहुत यूनिक फील होगा कि अरे वाह भाई, लग रहा है मैं बहुत अच्छा मेहमान हूँ। खातिरदारी हुई है। खातिरदारी से मतलब क्या है, खाना पीना और बढ़िया तरीके से मेहमान नवाजी करना, यही तो है खातिरदारी, तभी बोला जाता है। तो ये क्या है, ये आपका प्रेम, स्नेह, आदर सम्मान दिखाया जा रहा है इसमें। तीसरा है शारीरिक कार्य। तो भाई भोजन से शारीरिक कार्य भी होता है, इससे रिलेटेड अभी और क्वेश्चन भी बनेंगे नीचे, अब मैं बताऊंगा आप लोग को। देखिए भोजन से हमारे शरीर के 4 जो है कार्य संपन्न होते हैं। जैसे ऊर्जा मिलती है भोजन से, शरीर विकसित होता है। अब भाई शरीर विकास होगा, आज तक हम जी कैसे रहे, तो खाने से ही तो जी रहे हैं ना, खाना पानी इन्हीं से ही तो जी रहे हैं, वरना कब के खत्म हो चुके होते। ठीक है, देखिए उसके बाद विभिन्न रोगों से सुरक्षा मिलती है। हर तरीके के, हर रोग के लिए अलग अलग खाना होता है। मान लीजिए कोई शरीर से बहुत ज़्यादा दुबला पतला है तो उसको हेल्दी खाना खिलाना पड़ेगा। आगे बात समझ में। उसके बाद क्या है, शारीरिक क्रियाएं नियमित और व्यवस्थित होती हैं और विभिन्न रोगों से सुरक्षा मिलती है। तो शारीरिक क्रियाएं और नियमित और व्यवस्थित, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारी व्यवस्थित होती हैं, इससे हम दिमाग लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे पढ़ा रहा हूं, मेरा पेट भरा हुआ है। अगर खाली होता पेट, क्या मैं पढ़ा पाता? नहीं ना। या आपका खाली पेट होता, पेट में जो है डायनासोर दौड़ रहे होते, तो क्या आप वहां पे पढ़ पाते, दिमाग लगा पाते? नहीं। तो वही चीजें हैं, भोजन बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, चलिए आंसर समझ जाइए यहाँ से आगे बात समझ में। ठीक है, देखिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। भोजन के वर्गों की जानकारी दे। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और था, वो जो है थोड़े बहुत मैच करेंगे, लेकिन हम अलग करके उनको जानेंगे। ठीक है, देखिए भोजन के वर्गों की जानकारी दे। भोजन अलग अलग वर्ग के होते हैं, अलग अलग तरीके के भोजन होते हैं। कैसे, देखिए जरा क्या बोल रखा है, मच्छर। ठीक है, देखिए भोजन के वर्ग क्या है। तो भोजन में विभिन्न प्रकार की चीजें खाई जाती हैं, जैसे रोटी, दाल, चावल, सब्जी, फल आदि। कुछ भोज्य पदार्थ हमें शक्ति प्रदान करते हैं, तो कुछ शारीरिक, देखिए कुछ भोज्य पदार्थ हमें शक्ति प्रदान करते हैं, तो कुछ भोज्य पदार्थ हमें शक्ति कहाँ पहुंच गए, दोबारा वहीं पहुंच गएगा। कुछ शारीरिक विकास, यानी शरीर का विकास करते हैं, डेवलप करते हैं, शरीर को वृद्धि में मदद करते हैं। कुछ अन्य पदार्थ दूसरे कार्य करते हैं। अंततः कार्यों के आधार पर सभी भोज्य पदार्थों को 3 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहला, एक शरीर को ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों का वर्ग। कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, सिर्फ आगे बात में एनर्जी के लिए होते हैं कुछ भोजन। ठीक है, और कुछ होते हैं दूसरा, शरीर को विकसित करने वाले भोज्य पदार्थ। एक ऊर्जा देने वाले होते हैं और एक शरीर को बढ़ाने वाले, डेवलप करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं वो। उसके बाद तीसरा, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। अब इनकी कैटेगरी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में। तो कुछ देखिए, कुछ भोजन ऊर्जा देते हैं, कुछ भोजन शरीर का विकास करते हैं, कुछ भोजन शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो ये चीज हमें याद रख लेनी है। आगे बात समझ में, चलिए आंसर में जाइए। तो ये भोजन के कुछ वर्ग थे जो मैंने आप लोग को बताया है। अब आ जाता है चौथा क्वेश्चन, भोजन, पोषण और स्वास्थ्य का अंतर संबंध बताएं। भोजन, पोषण और स्वास्थ्य का अंतर संबंध, यानी भोजन से पोषण और स्वास्थ्य कैसे मिलता है, क्या इन तीनों में क्या चीजें, वो देखिए जरा। तो बोला जा रहा है, पोषण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा शरीर भोजन को ग्रहण करता है। ध्यान सुनिएगा, एक प्रक्रिया होती है, हम खाते हैं, बॉडी के अंदर हमारा फूड जाता है, वो डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और जो न्यूट्रिशन है, जो सारी चीजें हमारी बॉडी उस तरीके से उसको जो है लेना शुरू कर देती है। आगे बात समझ में, देखिए तो उसके बाद क्या है, फिर आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों के विकास और रखरखाव के लिए प्रयोग में लाता है। यानी जो जिस चीज की आवश्यकता होगी बॉडी में वो चीजें लगना शुरू हो जाती हैं। आगे बात समझ में, जैसे हम अंडे खाते हैं तो अंडे से प्रोटीन मिलता है, ठीक है, जो उसके बीच का पार्ट खा लेते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, ठीक है, और फैट भी मिलता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपको फायदा मिलता है। शरीर के अंदर जाने के बाद वो चीजें क्या करती हैं, अलग अलग चीजों में फैल जाती हैं। अर्थात पोषण शरीर में भोजन के विभिन्न कार्यों के करने की सामूहिक प्रक्रिया का नाम है। यानी कि भोजन जब जाएगा शरीर में तो वो अलग अलग आपको पोषण प्रदान करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में एक विशेष या आवश्यक तत्व होता है जिसे पोषण तत्व कहते हैं। आप कुछ भी खाते हैं तो उससे आपको प्रोटीन या वसा या फैट जो भी चीजें मिलती हैं वो आपको भोजन से मिल रहा है ना,
तो वो चीज़, इस पोषण तत्वों से युक्त भोजन ही पौष्टिक भोजन कहलाता है। ये पौष्टिक तत्व हमारे शरीर के कार्यों को चलाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। हमारा शरीर चलता किसकी वजह से है? तो भोजन की वजह से है। आगे बात समझ में, जैसा खाओगे वैसा जीवन आपको मिलेगा। आप दिन रात बाहर का खाना खा रहे हो, कुछ लोग क्या करते हैं, डेली फास्ट फूड खाते हैं। शाम को ये पूरे दिन फास्ट फूड खाते रहते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, जो अनहाइजीनिक है उसको खा रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब होती जाएगी। जो हेल्दी खाना खाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, उनका शरीर कैसा होता है, मस्त होता है बिल्कुल। अच्छा, तो वही चीज़ है, फास्ट फूड वगैरह कम से कम खाया जाए, जिससे कि हमारी हेल्थ जो है अच्छी रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आ जाते हैं इतना। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग खाना पीना सब कुछ छोड़ दो, ये फास्ट फूड ये सब चीज कभी कभी होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका मन अच्छा रहेगा। अब देखिए, एक ही खाना खाने से मन उदास भी हो जाता है कई बार। तो जीवन में ये सारी चीज़ फेरबदल होना चाहिए। लेकिन हाँ, आप किसी चीज़ को आप खा रहे हो तो हद से ज़्यादा मत खाना शुरू कर दो, वो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोग को। अब आता है भोजन समूह क्या है। जैसे मैंने भोजन के वर्गों के बारे में बताया था, वैसे ही भोजन का समूह है, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया। दोनों सेम ही होगा, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। देखिए जरा, अब इसमें आपको दिख रहा होगा, एक चार्ट दिख रहा होगा, भोजन समूह, जिसमें क्या दिखा रखा है। देखिए, भोजन का समूह क्या बताना है इसमें कि एक इस तरीके से चार्ट आपको बना लेना है इसमें। जैसे एक होता है ऊर्जा देने वाला, जैसे अभी मैंने इस वाले में भी बताया था आपको, इसमें ऊर्जा देने वाला होता है एक भोजन, एक होता है शरीर बनाने वाला, और एक सुरक्षा प्रदान करने वाला। तो ऊर्जा इसमें शक्ति देने वाला या ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा, वो देखिए, सारा आपको दिख ही रहा होगा। एक में दे रखा है, ए में अनाज, जड़ें और कंद, और जैसे आलू, शकरकंदी, ये सब क्या है, ऊर्जा देती है, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट। देखिए, आप जिम करते होंगे, कुछ लोग जिम भी करते होंगे जो वीडियो देख रहे हैं। तो जब आप जिम करते हैं तो उस टाइम पे या तो आप शकरकंदी खा लो, जिसे स्वीट पोटैटो बोलते हैं, जिसे सिंचन सुन के नहीं उसका गाल लाल हो जाता था देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट देगा आपको ये बहुत ज़्यादा। जिम जाने से पहले लोग क्या करते हैं, आलू खाते हैं, दही खाते हैं आधे घंटे 1 घंटे पहले। तो ये क्या होता है, इससे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छे से पंप करेगी। आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से जिम या भाग दौड़ या कुछ भी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आधे 1 घंटे पहले खाना चाहिए ये चीज़ें। उस टाइम ऑन द स्पॉट खा के तुरंत चलो जिम, नहीं, ऐसा अच्छा नहीं रहता। उसके बाद है चीनी, शर्करा, और उसके बाद आपका क्या नाम है, घी, तेल, मक्खन आदि। ये सब क्या करती है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करती हैं। लेकिन ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा दही, मक्खन ये सब खाना, ये गलत भी हो जाता है। ठीक है, आपके बॉडी में ज़्यादातर फैट बढ़ा देगा फिर ये। उसके बाद आता है शरीर को बढ़ाने के लिए, यानी कि दिन भर आपकी बॉडी डेवलप करने के लिए। अब ये नहीं होता कि आप लोग यही सिर्फ खाते रहें, आलू खाओ, ये खाओ, तो फूल जाओगे फिर गुब्बारे की तरह। आपके शरीर के विकास के लिए क्या जरूरी होगा, अनाज खाओ आप, गेहूं जिससे रोटी बनती है, बाजरे की रोटी खाओ, गेहूं की रोटी, मक्के की रोटी खाओ, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। मांस मछली हो गया, दाल हो गई, मूंगफली हो गया, गिरदार फल हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आ रहा है सुरक्षा प्रदान के लिए, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या खाना होता है, हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक खाओ, मेथी खाओ, है ना, मेथी के पराठे मुझे बहुत पसंद हैं। ठीक है देखिए, पीले व नारंगी रंग के फल और सब्जियां जैसे नारंगी, गाजर, पपीता, कद्दू आदि ये सब खाओ। विटामिन युक्त फल और सब्जियां जैसे अमरूद, आंवला, ये सब खाना चाहिए, जिसमें विटामिन वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। अमरूद खाओ तो पेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, साफ रहता है। आंवला खाओ जिससे बाल काले रहेंगे आपके, ये है ना, ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी काफ़ी ज़्यादा, है ना देखिए, तो ये मैंने बता दिया आप लोग को, क्या है, चार्ट मैंने पूरा दिखा दिया आप लोग को। चलिए, तो भोजन का समूह तो आपको पता चल गया। अब आ जाता है पोषण क्या है। आखिरकार ये पोषण होता क्या है, जो हमें खाने से मिलता है, वो हमें देखना। जरा आंसर आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पर। पोषण की सरलता परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि हमारे मुख में जाने के बाद आगे भोजन का क्या होता है, यानी जब हमने खाना खाया तो यहाँ से नीचे उतरने के बाद भोजन का क्या होता है, इसका अध्ययन पोषण है। यानी कि यही पोषण कहलाता है कि आपको उसके न्यूट्रिशन क्या क्या प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसकी विस्तृत परिभाषा उस प्रक्रिया को जानना है जिस रूप में शरीर भोजन को ग्रहण करता है। आपका शरीर कैसे उस भोजन को ले रहा है, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। फिर आवश्यक पदार्थों का शरीर के विभिन्न अंगों के विकास और रखरखाव के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, आपका सर दर्द होता है, आपने सर दर्द के लिए गोली खाई, कहाँ से खाई, मुंह से खाई और गया ये पेट में। ठीक है, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपने गोली खाई, गया पेट में। आपका जो है मतलब पूरी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, या बुखार ही क्यों ना हो,
तो सिंपल सी बात है, आप खाओगे वो पेट में जाएगा तो जो उसके अंदर पोषक तत्व होंगे, जो सॉल्ट जैसा मिला होगा दवाई के अंदर, वो आपको वैसा जो है फायदा पहुंचाएगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फायदा नुकसान वो पेट में जाने के बाद ही पता चलेगा। आप दिन रात बाहर का खा रहे हो, है ना, उससे आपका पेट तो भर रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, आपके पेट को खराब करेगा, गंदगी फैलाएगा पेट में, दाने निकलेंगे, मुहासे निकलेंगे और पूरा शरीर मतलब ये समझ लिए खराब हो सकता है इससे। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो पेट में जाने के बाद ही कोई प्रक्रिया आती है। तो बताया जा रहा है इसमें टी टर्नर ने पोषण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उन प्रक्रियाओं का संयोजन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अपने अंगों की वृद्धि तथा एवं उनके पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है, वह उनका उपभोग करता है। ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद ही पता चलता है। तो इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि पोषण शरीर में भोजन के निम्नलिखित या विभिन्न कार्यों को करने की सामूहिक क्रिया का ही नाम है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में एक विशेष तत्व होता है जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये आवश्यक तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। यही जो पेट में हमारे जाता है, शरीर के अंदर जाता है, जो अलग अलग हमारे बॉडी के पार्ट को जो न्यूट्रिशन देता है, पोषक मिलते हैं उससे हमें, ये चीज, ये संख्या में 6 होते हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के कार्य को चलाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वही हम पोषक तत्व आने वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। तो विकसित होने और रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आंसर में जाइए। तो ये तो मैंने आप लोग को समझाया कि पोषण आखिरकार होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, जब हम लोग ना जिम करते हैं, कसरत करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी को ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, गुड फैट की ज़रूरत होती है ना, और कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। देखिए, विटामिन आप लोग को नहीं मिल रहा तो विटामिन की गोलियां आती हैं, वो खाते हैं लोग, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, तो आप उस टाइम पे यूज़ करते हैं। उसी सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, पोषण। जब आपके अंदर वो गया, बॉडी के अंदर गया, वो पोषण आपको देगा, ठीक है। चलिए आंसर अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करें। किस खाने से हमें कैसा पोषण मिलता है, कैसे खाने से कैसा पोषण मिल रहा है हमें, वो चीज़ हमें यहाँ पे जाननी है। जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्या बोला जा रहा है, देखिए। पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण करना है। देखिए, सबसे पहले इसमें दे रहा है कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ, यानी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्या खाना है। तो इसके अंतर्गत श्वेतसार और शर्करा नामक 2 पोषक तत्व होते हैं। शर्करा आपका क्या होता है, ये एक तरीके से मीठा जो होता है, मीठा खाना, चीनी से रिलेटेड वो चीज़ें, वो आपको कार्बोहाइड्रेट यानी आलू वगैरह में मिल जाता है। उसके बाद श्वेतसार युक्त भोजन, यानी जैसे श्वेतसार, फाइबर आपको किससे मिलता है, श्वेतसार का मतलब होता है फाइबर। दिख रहा होगा आपको, आंसर पूरा मैंने बता रखा है यहाँ पे। फाइबर किससे मिलता है आपको, चावल, साबूदाना, गेहूं, मक्का, ज्वार, राई, आलू, रतालू मतलब पता नहीं, ये कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी है, शकरकंद, अरबी, ये सब क्या देती हैं आपको, शर्करा, यानी फाइबर आपको पहुंचाएंगे, फाइबर देंगे। और उसके बाद है शर्करा युक्त भोजन पदार्थ, यानी जैसे मीठा, आपको शरीर में कुछ जैसे फैट नहीं है किसी की बॉडी में, तो थोड़ा बहुत मीठा भी खा सकता है। अब जिसको फैट हटाना रहता है ना बॉडी में से, वो मीठा ना खाए। नहीं देखा होगा आप लोगों ने, जिम जो जाते हैं लोग, कसरत करते हैं, जो अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं, वो मिठाई छोड़ देते हैं, स्वीट वगैरह खाना छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए, चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, मुरब्बा, जैम, जेली, इन सब में मीठा होता है। आपकी बॉडी को अगर शुगर की जरूरत है तो आप ये सारी चीजें खा सकते हैं। देखिए, उसके बाद वसा युक्त भोज्य पदार्थ, जिसमें आपको वो मिलेगा, फैट मिलेगा। वसा मतलब फैट होता है। तो ये कुछ चीजें होती है जैसे घी, चर्बी, मक्खन और आपका क्रीम, पनीर और वनस्पतिक तेल, मूंगफली में, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा वसा मिल जाएगी। मूंगफली में भी गुड फैट मिलता है, बैड फैट नहीं मिलेगा। तिलहन, सूखे मेवे और गोश्त, ये सारी चीज़ें आपको क्या देती हैं, फैट देती हैं, यानी कि आपको क्या मिलेगा, इनसे फैट मिल जाएगा, वसा मिल जाएगी। उसके बाद है, उसमें दे रखा है प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमें 2 क्षेत्रों से प्राप्त होता है, प्राणी जगत से, यानी कि जैसे मांस वगैरह से भी, अंडे से मिल जाता है प्रोटीन, और वनस्पतिक जगत। वनस्पति जगत की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियों की बात आ जाएगी इसमें, आगे बात समझ में। और प्राणी जगत की बात करें तो मांस या बोल सकते हैं अंडा वगैरह से भी मिल सकता है। प्रोटीन युक्त पदार्थ इन 2 वर्गों में विभक्त होता है। प्राणी में जैसे आपका इसमें मांस
यकृत, मछली, अंडा, दूध तथा दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ जैसे दही, मक्खन, पनीर, खोया, ये सब जानवरों से ही तो प्राप्त हो रहा है। दूध कहाँ से आता है? ठीक है, दूध कहाँ से आ रहा है? तो ये जमीन से तो नहीं निकल रहा, ये गाय से प्राप्त हो रहा है, भैंस से प्राप्त हो रहा है, बकरी हो गया, कुछ हो गया। देखिए उसके बाद वनस्पति की बात करें तो इसमें सोयाबीन, आलू, गाजर, सलगम, मटर, मसूर, मेवे, गिरी वाले, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये वनस्पति हो जाएंगी जो सब्जियों में आ जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे आपको आयरन वगैरह हो गया, ये सब हो गया, ये खनिज लवण में आ जाता है आयरन। देखो मांस, मछली, अंडा युक्त दूध, समस्त तृण धान्य, दालें, सेम, मटर, तिलहन, हरी पत्तीदार सब्जियां, कंद और जड़ वाली सब्जियां, इन सब से भी आपको क्या मिल जाएगा? खनिज लवण, यानी कि आयरन वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलता है। वो खाओ, क्या नाम है, साग वगैरह खाओ, और लोहे की कढ़ाई में बना के खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। साग वगैरह खा लो आप, पालक खा लो, इनसे काफ़ी ज़्यादा फाइबर और आपको काफ़ी ज़्यादा आयरन वगैरह भी मिल जाएगा, जिससे शरीर काफ़ी अच्छा बन जाएगा। उसके बाद है विटामिन युक्त, विटामिन कहाँ से मिलता है? दूध से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, सब्जी हो गया, और आपका रसदार फल हो गए, मांस, मछली, इन सब से भी आपको जो है विटामिन काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। मछली में भी मिलेगा, प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है मछली में। जल हो गया, इन सारी चीज़ों की आपके शरीर को बेहद ज़रूरत है, इन्हीं से आपका शरीर डेवलप होता है। आगे बात समझ में? हमारे यहाँ देखते हैं क्या होता है कि जो लोग जिम जाते हैं तभी वो ये सारी चीज़ें खाना शुरू करते हैं, उससे पहले कोई नहीं खाता। जब शरीर खत्म होने लग जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, सोचते हैं अरे यार चलो जिम कर लेते हैं, चलो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप ये करेंगे। जब कुछ बिगड़ता है ना, तब जाकर लोगों को समझ में आता है, पहले से कोई इन बातों का ध्यान नहीं रखता। इसीलिए होम साइंस पढ़ाया जाता है ताकि लोगों को नॉलेज हो और वो अच्छे से अपने जीवन को चला सकें। ठीक है, चलिए, तो अपने जीवन को जो बोलते हैं ना वो रहना, स्वच्छ रहना, साथ साथ सुंदर रहना, साथ साथ अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना, ये बहुत अच्छा होता है। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक 8वां है क्वेश्चन, वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व या क्या है और परिभाषित करें। वृहद मतलब बड़े और सूक्ष्म मतलब छोटे। तो कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन वगैरह हो गया, और कुछ होते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं जैसे सूक्ष्म, है ना। जैसे क्या होते हैं वो देखिए जरा। वृहद पोषक तत्व पहले पढ़ते हैं, देखिए क्या है। तो पहले पोषक तत्व होते क्या हैं वो तो जान लिया था हमने कि जो शरीर के अंदर जाते हैं वो अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर को पोषण पहुंचाना शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ वृहद पोषक तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और कुछ होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और कुछ जो सूक्ष्म होते हैं वो माइक्रो होते हैं। देखिए मैक्रो क्या है, तो कुछ पोषक तत्व भोजन में बड़ी या भारी मात्रा में उपस्थित होते हैं, बड़ी मात्रा में ही उनकी शरीर को आवश्यकता होती है, इसीलिए ये वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। इस वर्ग में आने वाले पोषक तत्व क्या हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, बड़े में क्या हो जाता है, ये चीज याद रखिएगा। जो भारी पोषक तत्वों में हैं, जो बड़े पोषक तत्व हैं वो क्या होंगे आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तेल, पानी, ये सारी चीजें क्या हैं, भारी हैं, बड़े हैं। और उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ पोषक तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि जो ये हैं, ये छोटे पोषक तत्व वो क्या हैं, तो भोज्य में अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं और अल्प मात्रा में ही इनकी शरीर को आवश्यकता होती है, कम ही मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर के सभी मुख्य कार्यों में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे विटामिन और खनिज सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी। विटामिन वगैरह जो होती है ये सारी छोटी में आ जाती हैं, ये हमें याद रख लेना है। ठीक है, वृहद और सूक्ष्म बता दिया, बड़े इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, इसमें विटामिन आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, छोटे मोटे चीज़ें इसमें आ जाती हैं। क्लियर है? ठीक है। बहुत सारे लोग इसको खाना वगैरह खा के या भोज्य पदार्थ खा के शरीर में वृद्धि करते हैं, कुछ लोग गोली वगैरह खाते हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। चलिए अब आ जाता है 9वां क्वेश्चन कि 5 आहार समूह बताइए और प्रत्येक समूह के दो उदाहरण भी दीजिए। 5 आहार समूह बताने हैं। क्या है वो 5 आहार समूह, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या बता रखा है इसमें, देखिए 5 आहार समूह क्या है, तो उचित बोल रखा है, उचित आहार के चुनाव, आहार मतलब होता है खाना जो हम खा रहे हैं, भोजन। तो उचित आहार के चुनाव हेतु यह आवश्यक है कि हमें भोजन में समाहित पोषक तत्वों और उनकी उचित मात्रा के अनुपात का ज्ञान हो, यानी हमें पता होना चाहिए जो हम खा रहे हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होगा
और जो हम खा रहे हैं उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है वो भी पता होना चाहिए हमें। आगे बस हमें देखिए, परंतु यह कठिन कार्य है, इसीलिए यह आवश्यक है कि पोषक तत्वों की आवश्यकता को हम भोजन के प्रकार मात्रा में जो है बदल लें। ऐसा करने से हमें प्रतिदिन के भोजन को पोषक तत्वों के अनुरूप नियोजित करने में सरलता रहती है। ये हमें जरूरी होना चाहिए, क्या हम खा रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बोला है इसके लिए सभी खाद्य सामग्रियों को विभिन्न वर्गों में बांट रखा है। जैसे क्या क्या चीज़ हमें इसमें जाननी है, देखिए क्या बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है समान तत्व वाली समूह एक समूह में विभाजित कर लेना होगा। इसी वर्गीकरण से आहार समूह बनते हैं। जैसे बोलते हैं डाइट प्लान, डाइट चार्ट बनाना कि कैसे कैसे शरीर को वृद्धि करनी है। देखा होगा लोगों जब जिम करते हैं, कसरत करते हैं तो उस टाइम डाइट चार्ट बनाते हैं, मुझे क्या खाना है, वेट लूज करने के लिए, वेट गेन करने के लिए भी, है ना। देखिए तो बोल रखा है यहाँ पे दानेदार अनाज समूह, जिसमें आपका चावल, गेहूँ, बाजरा आदि ये सब आ जाता है। और इससे हमें प्रोटीन, ऊर्जा, अगोचर वसा और जो हमें चाहिए होती है फैट वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दालें और लेग्यूज्म यानी कि चना दाल, काले चना, मूंग और मसूर साबुत, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन मिलता है हमें। काला चना खाओ, हरे मूंग दाल खाओ, है ना, ये सारी चीज़ें। तो सोयाबीन वगैरह हो गया, ये सब सोयाबीन के दाल जो होती है वो, इससे हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन हो गया और फैट मिलता है, अच्छा फैट मिलता है, विटामिन भी मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, कैल्शियम हो गया, रेसे हो गए। दूध और मांसाहार हो गया, उससे क्या मिलता है वो आपको नीचे दिख ही रहा होगा। फल और सब्जियां दे रखा है, और सब्जियों में बता रखा है पालक, गोभी और सहजनी के पत्ते, हरा धनिया, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बता देनी है, बहुत ईजी हैं। अन्य सब्जियां होती हैं। और लास्ट बता रखा है पांचवा वसा और शक्कर, यानी फैट चाहिए होता है और कुछ मीठा भी होता है, जैसे ऊर्जा, वसा, आवश्यक फैटी एसिड, ये हमें कहाँ से मिलती हैं, कुछ चीनी वगैरह खाने से थोड़ा बहुत खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा ही छोड़ दो आप हर चीज़, नहीं। तो इसमें क्या हो, मक्खन खाओ, घी, तेल, आपको खाना पकाने के तेल जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल आदि का तेल, और शक्कर में चीनी, गुड़ हो गया। ज़्यादातर आप गुड़ का यूज़ करा करें हर चीज़ में, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए आंसर देखिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है 10वां क्वेश्चन है। तो संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताएं बताएं। मैं आपको ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलूंगा इसमें, संतुलित आहार वाला, ये आप लोग ढंग से सुनिएगा क्योंकि बहुत बार पूछता है ये संतुलित आहार क्या होता है। ये आपका जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है आखिर। तो जरा ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। देखिए अपनी स्क्रीन पर आंसर देखिए। संतुलित आहार का मतलब होता है मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, जीवन रक्षा और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार आवश्यक है। आहार से ऊर्जा मिलती है जो विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के करने के से सहायक होती है। अतएव हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें हमें आवश्यकता अनुसार सभी पौष्टिक तत्वों की जो है प्राप्ति हो सके। देखिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हष्ट-पुष्ट रखने के लिए अच्छा खाना जरूरी है। आ रही बात समझ में। जब अच्छा खाना खाओगे, जब बैलेंस डाइट रखोगे, देखिए जब हम कुछ भी करते हैं, अगर हमारी लाइफ में ना बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी खा रहे हैं सोच समझ के खा रहे हैं। ये नहीं कि कुछ भी खाना शुरू किया तो ज़्यादा पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो भर भर के खा लिया। खाओ, कभी कभी खाओ। आप हेल्दी फूड खा रहे हो या कोई वैसा जंक फूड खा रहे हो तो सबको बैलेंस में रख के खाना चाहिए, ठीक है। कोई भी ज़्यादा कोई भी कम नहीं करना चाहिए। आपको आंसर दिख ही रहा होगा। इस प्रकार संतुलित आहार से तात्पर्य उस भोजन से है जिसमें विभिन्न भोज्य पदार्थ उचित मात्रा में रखते हैं, जिससे शरीर को प्रतिदिन सभी आवश्यक पोषक तत्व, चाहे विटामिन हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, फैट हो, मतलब बता दिया वही, कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ भी हो, बराबर मात्रा में बॉडी को मिलना चाहिए, कुछ भी ज़्यादा कुछ भी कम नहीं, ठीक है। देखिए वीडियो लंबी होती है, अब आप लोग को खुद समझना पड़ेगा, इतने सारे क्वेश्चन करवाना रहता है तो एक झटके में तो नहीं हो जाएगा ना, थोड़ा टाइम लगता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग के सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना टाइम लग जाता है सारी चीज़ों में, तो थोड़ा आप लोग समझा करें। और अच्छी लगे तो वीडियो प्लीज़ को लाइक जरूर कर दिया करें, अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा साइमन क्लास को दें, और चैनल को ना सब्सक्राइब आप लोग प्लीज़ कर लेना, ठीक है। देखिए अब आता है यहाँ पे क्या कि जैसे कि हमने देखा इसमें क्या दे रखा है, संतुलित आहार की विशेषताएं क्या हैं। तो आहार ऐसा होना चाहिए, बता रखा है इसमें, नीचे आप लोगों को दिख ही रहा होगा सारा, कि आहार ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत पोषक आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है। और आहार मतलब बोला ऐसा होना चाहिए, खाना पीना ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा बॉडी को फायदा पहुंचा सके, ठीक है। देखिए प्रत्येक आहार समूह से कोई ना कोई खाद्य पदार्थ या समावेश किया गया हो। संतुलित आहार में मौसमी भोज्य पदार्थ
का समावेश किया जाना चाहिए। देखो मौसम के अनुसार खाना खाना चाहिए। ठंडी में जैसे सर्दियों का मौसम है तो आप उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जैसे फल होते हैं कुछ आपका उसी हिसाब से खाना खाना चाहिए। गर्मी है तो ठंडी चीज़ें थोड़ी बहुत खाओ, है ना। और जैसे ज़्यादातर ठंडी पड़ रही है तो वहाँ पर थोड़ी गर्म चीज़ें खाएं, है ना। ये चीज़ याद रखें। तो उसी आधार पर आपको ये आंसर बताया गया है यहाँ पे। भोज्य पदार्थों की कीमत और दुर्लभता से उनके आवश्यक गुण सिद्ध नहीं होते। महंगे भोज्य पदार्थ भी असंतुलित हो सकते हैं। अब ये सोचो मैं महंगा खाना खाता हूँ तो ये, लेकिन खा रहे हो आप जंक फूड ही, तो नुकसान तो करेगा ही ना। आपको ये नहीं देखना, आपको सस्ते में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छा हो सकता है वो, ठीक है ना। चलिए आंसर में जाइए। उसके बाद आता है वसा क्या होता है। वसा क्या होता है और शरीर में वसा के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना। देखिए फैट किसे कहते हैं, फैट क्या होता है वो बताना है आप लोग को। कि देखिए भोजन के आवश्यक तत्वों में वसा का महत्वपूर्ण स्थान है। वसा मतलब फैट होता है, एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। बैड फैट क्या करेगा, आपकी जो है चर्बी बढ़ा देगा, पेट की तोंद निकाल देगा। और गुड फैट क्या करता है, जो आपके शरीर में अच्छी जगहों पर लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। तो फैट होना चाहिए लेकिन गुड फैट होना चाहिए। तो ये बोल रखा है वसा शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोगी होते हैं। और वसा नामक यह रासायनिक यौगिक पर्याप्त मात्रा में प्रकृति से स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। हम अच्छा खाना पीना खा के भी वसा बढ़ा सकते हैं। वसा नामक रासायनिक यौगिक का निर्माण मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है। हम सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं, हम उसी हिसाब से फिर सांस वगैरह, मतलब जैसे मॉर्निंग में अच्छी हवा चलती है, ये चीज़ें फिर हम खाना पीना शुरू करते हैं, वो हमारी बॉडी में लगता है तो वो फैट अच्छा होगा। जिम वगैरह के साथ जब हम कुछ खाना खाते हैं या दौड़ने जाते हैं, एरोबिक करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो वहाँ अच्छा होता है, हमारे शरीर में अच्छे से खाना लगता है। सामान्य रूप से सभी प्रकार की वसा पानी में अघुलित रहती है। और पानी हमें ज़्यादा, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पियोगे पानी तो भी नुकसान है, कम से कम पियोगे तो भी। एक लिमिट में एक दिन में कम से कम 10 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए एक सामान्य व्यक्ति को, या 5 से 6 लीटर तो पानी, उतना तो ज़्यादा हो जाता है। तो जितना भी हो, अगर आप कसरत वगैरह कर रहे हैं तो ज़्यादा पिए पानी, और आप कम वैसे कर रहे हैं तो ठंडियों में लोग कम ही पानी पीते जाता है। तो ये आप लोगों को भी पता होगा। देखिए बोल रखा है वसा प्राप्ति के स्रोत बोल रखा है। एक प्राणी जगत से हमें मिल सकता है फैट, जैसे मांस वगैरह, प्रोटीन, वैसे अंडा वगैरह खाते हैं तो उससे मिल सकता है, और वनस्पति तरीके से भी प्राप्त हो सकता है। ये आप लोग के सामने है, बहुत ईजी है, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी इनको खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो हार्ड रहता है वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है ना। आंसर में चाहिए आंसर। देखिए अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वसा का पाचन स्वशोषण कैसे होता है। देखिए वसा का पाचन स्वशोषण का मतलब क्या है यहाँ पे। देखिए वसा का पाचन यानी कि आपको फैट भी पचाना होता है। देखिए वसा का पाचन मुश्किल से होता है। देखिए आपने जब मांस वगैरह खाया या काफ़ी वैसी चीज़ खा ली, देखा होगा आप लोगों ने, जब ज़्यादा आप वो खा लेते हैं, क्या नाम है, फैटी खाना खा लेते हैं, घी मक्खन को जल्दी पचा नहीं पाता है। जिसका पेट मजबूत रहता है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहता है ना, वो जल्दी पचा लेता है। लेकिन जो अब जिसको आदत नहीं है, एक बार में उसको घी भी खिला दो खूब सारा, वो पेट खराब हो जाता है उसका, ये तो पता होगा सबको। तो वसा के पाचन का कार्य मुंह में बिल्कुल नहीं होता। ये सोचो कि मुंह में ही वो हो जाएगा, नहीं। तो मुंह से आगे चलकर अमाशय में पहुंचकर भी वसा के पाचन की क्रिया विशेष रूप से प्रारंभ, जो हमारी अंतड़ियों में जाता है ना खाना, बोला है, परंतु अमाशय में मंथन के कारण वसा छोटे छोटे कणों में विभक्त अवश्य हो जाती है। वो छोटे छोटे जो कणों में हमारे पेट में क्या होती है, टूट जाती है, सारी चीज़ें ब्रेक होती हैं। वैसे अमाशय में वसा अधिक समय तक रहती है, यानी फैट हमारे अमाशय में, देखिए तभी तो तोंद बढ़ती है। मेरी भी थोड़ी थोड़ी तोंद बढ़ गई है ना। टीचर लोगों को ज़्यादातर बढ़ जाता है तोंद, क्योंकि एक ही जगह पे रहते हैं, टाइम उतना मिलता नहीं है। देखिए वसा का वास्तविक पाचन आग्नेयाशय का या पक्वाशय में तथा आंतों में होता है, यानी कि इसी के अंदर हमारा खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है धीरे धीरे। यहाँ पर विद्वान स्वस्थ से क्रिया करते रहते हैं तथा उसे क्रमशः विभक्त करते हैं। यहाँ विद्यमान एंजाइम लाइपेस के रूप में होता है। इस लाइपेस के साथ क्रिया पर वसा क्रमशः बोल रखा है यहाँ पे कि इस तरीके से जो है आपके पेट के अंदर, अमाशय के अंदर या अंतड़ियाँ जो होती हैं उसमें खाना जो है डाइजेस्ट होता है। ये बोल रखा है यह एंजाइम वसा को वसा अम्ल के रूप में परिवर्तित करता है। एक हमारे एसिड होता है पेट में भी, वो क्या करता है, खाने को काफ़ी ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ के उसको गलाने की कोशिश करता है। जैसे मगरमच्छ होता है, अब सोच के देखिए मगरमच्छ के अंदर ये एसिड
कूट कूट के भरा होता है, कैसे पेट के अंदर, अब वो हड्डी भी निकल लेता है सीधा, चबाता थोड़ी ना, मगरमच्छ या वही ये सब जानवर जो होते हैं या वेल वगैरह होती है, ये सब चबाती थोड़ी ना है खाना, ये पेट के अंदर इनके डायरेक्ट निकल लेते हैं सारी चीज़ें। जैसे अजगर होता है तो इनके पेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये अम्ल चीज़ें जो हैं, एसिडिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, वो क्या करती है खाने को बिल्कुल सड़ा देती है, गला देती है, उसके अंदर बिल्कुल गला देंगे, डिजोल्व हो जाएगा उसमें वो, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। तो वही है, ये इसमें क्या हो रहा है, वसा का पाचन एवं शोषण, तो यही चीज़ है, वसा को अगर आपको ख़त्म करना है, अगर ये चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा आप फैट कंज्यूम कर रहे हो, ले रहे हो काफ़ी ज़्यादा फैट, तो वो एक होता है, एक लिमिट में फैट लेना जरूरी होता है। आप ज़्यादा ज़्यादा कर रहे हो तो तोंद बढ़ेगी, अब तोंद को गलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कसरत करना पड़ेगा। देखा होगा बाहर से आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे जिम करो, कसरत करो, दौड़ो भागो, तो जितना ज़्यादा ये एक्टिवेट रहेगा, धर 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 हिलता रहेगा पेट, तो उतना ज़्यादा वसा आपकी खत्म होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए आंसर में जाइए। आंसर मैंने आप लोग को दिखा दिया है, जिसको पढ़ना होगा वो रोक के पढ़ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कैल्शियम, लोहा बोल रखा है। कैल्शियम किसे कहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, सोडियम, ये क्या होता है वो जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए कैल्शियम क्या है, जो हमारे दांतों को, हड्डियों को मजबूत बनाता है, कैल्शियम। देखिए शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवणों में से जो है कैल्शियम एक का महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर में विद्यमान समस्त खनिज लवणों में लगभग आधी मात्रा कैल्शियम की होती है। एक औसत व्यक्ति के शरीर में लगभग 1400 ग्राम कैल्शियम सदा ही विद्यमान रहता है। कैल्शियम जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं। ठीक है, शरीर में कैल्शियम की यह मात्रा दांतों, हड्डियों, रक्त और अन्य सरल रसों में घुलित अवस्था में विद्यमान रहती है, इसलिए कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। उसके बाद आता है लोहा। लोहा ये नहीं कि आप लोहा खा जाओ, सरिया खा जाओ, ये नहीं लोहा का मतलब आयरन, जो हमारे शरीर के लिए जो हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है वो जरूरी होता है। जैसे कैल्शियम वैसे आयरन होता है। देखिए शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवणों में से लोहे का विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। यह सत्य है कि लोहे की केवल अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होती है, परंतु हमारे स्वास्थ्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। आयरन हमारे शरीर में होना चाहिए। फायदे क्या हैं वो देखिए जरा। सामान्यतः परंतु हमारे स्वास्थ्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी है। सामान्य रूप से हमारे शरीर में केवल 2 से 5 ग्राम तक ही लोहा विद्यमान रहता है, आयरन विद्यमान रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हमारे शरीर के कुछ वजन का केवल जो है 25,000 भाग का की ही लोहा होता है। ठीक है, हमारे शरीर में लोहा मुख्य रूप से रक्त, हीमोग्लोबिन में रहता है। देखिए जिसमें कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, देखा होगा आप लोगों ने, जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसके शरीर में। शेष लौह मात्रा मांसपेशियों, जिगर, प्लीहा, गुर्दे यानी किडनी आपकी, उसके बाद और तथा अस्थि मज्जा में पाई जाती है। यानी आयरन वगैरह की जब कमी होती है ना लोगों में, तो हड्डियों में भी थोड़ी बहुत देखा जाता है, आपका रेडनेस पड़ने लगेगा या दिक्कतें आने लग जाएंगी। तो आयरन की भी मात्रा आपके शरीर में बराबर होनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन की कमी आपको कैसे पूरी होती है, ये नमक वगैरह खाने से आप लोगों ने देखा होगा, जिसके अंदर आयोडीन की कमी होती है उसको ग्वाइटर की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। देखा वो गले में घेंगा बन जाता है। तो आयोडीन यानी नमक भी आपको पूर्ण रूप से छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। नमक भी खाओ, चीनी भी खाओ, सब चीज़ मात्रा में खाओ, है ना, संतुलित आहार। देखिए बोल रखा है कि शारीरिक स्वास्थ्य एवं सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन, जिसके अंदर नमक की कमी होती है, देखिए उसका बीपी लो बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वो लोग काला नमक घोल घोल के पीते रहते हैं बहुत सारे लोग। बीपी लो, मुझे जैसे बहुत प्रॉब्लम होती है, दिन भर बोलते बोलते ना, जैसे एनर्जी जब खत्म हो जाती है तो बीपी लो होने लग जाती है। ये चीज़ होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। इतना अधिक महत्वपूर्ण खनिज होते हुए भी आयोडीन की अति अल्प मात्रा ही शरीर के लिए अनिवार्य होती है। शरीर की एक मुख्य ग्रंथ जो है चुल्लिका ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, के सुचारू क्रियाशीलता के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यानी कि हमारे शरीर के लिए जो है आयोडीन भी उतनी ही मात्रा में जरूरी होता है। उसके बाद आता है सोडियम। ये सोडियम क्या है भाई, देखिए सोडियम के लिए आवश्यक खनिज लवणों में जो है सोडियम जो है का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे शरीर में सोडियम की अधिकांश मात्रा रक्त में, प्लाज्मा तथा उस तरल पदार्थ बही कोशिका रस में रहता है, जो कोशिका को गीला रखने का कार्य करती है। और सोडियम की कुछ अल्प मात्रा
शरीर की अस्थियों में भी रहती है। देखिए सोडियम रहेगा शरीर में तो कोशिकाओं को गीला रखेगी, हमारे शरीर को ड्राई नहीं होने देगी। देखा होगा आप लोगों ने, शरीर किसी किसी का बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, बहुत ज़्यादा ड्राई, जिसमें सोडियम की कमी रहेगी उसका शरीर ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम की कमी पूरी हो इसके लिए आप पानी वगैरह पीते रहें ऑल टाइम पे, अच्छे से है ना, खाना पीना खाते रहें अपना। चलिए उसके बाद ये हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है विटामिन सी क्या होता है। तो विटामिन सी किसे कहते हैं, जरा आप लोग देखिएगा विटामिन सी क्या है। देखिए तो विटामिन सी की अगर बात करें, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, बोला जा रहा है मानव शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक विटामिनों में विटामिन सी है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। विटामिन डी जैसे आपको धूप से मिल जाती है, विटामिन सी क्या है, तो एस कार्बिक एसिड भी है, यह पानी में घुलनशील है। विटामिन सी आपको पानी में मिल जाएगा। इस विटामिन की खोज स्कर्वी नामक रोग के कारणों की खोज के संदर्भ में हुई थी। इस विटामिन की खोज जो है डॉक्टर लिन, इसमें दे रखा है इनका नाम, ने की थी। प्राप्ति के स्रोत, विटामिन सी कहाँ से मिल सकता है आप लोग को वो देखिए जरा। विटामिन सी की प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं जो है खट्टे फल। आपको विटामिन सी, सिट्रिक एसिड देखा होगा आप लोगों ने, जिसमें आपको विटामिन सी खट्टे जैसे संतरा वगैरह हो गया, इसमें नींबू, नारंगी, संतरा, अमरूद, अनानास, तरबूज, ये सारी चीज़ आपको विटामिन सी दे सकती हैं। आंवला भी विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। और हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे टमाटर, गोभी, सलाद, इन सबको भी खाना चाहिए। तो ये क्या है, दूध में यह विटामिन केवल न्यून मात्रा में ही होता है, दूध में ज़्यादा विटामिन नहीं मिलेगा आपको, विटामिन सी ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि विटामिन सी कच्ची सब्जियों एवं फलों में अधिक मात्रा में मिलता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाओ, फल ज़्यादा खाओ। आंवले में विद्यमान विटामिन सी पर ताप का विशेष प्रभाव होता है। विटामिन सी के गुण क्या हैं, फायदे क्या होते हैं, तो विटामिन सी के फायदे वही हैं। विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है। यह विटामिन जो है आकार में जो है रवेदार तथा गंध रहित होता है, इसमें महक नहीं होती, कुछ भी नहीं होती है। इसका रंग सफ़ेद होता है और अधिक ताप में यह नष्ट भी हो जाता है। इसलिए जो है सूर्य के तेज प्रकाश का भी इस विटामिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यानी कि अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो खाने के लिए जो भी पोषक संतरा वगैरह ये सब बताया है, इसमें आपको आंवला वगैरह खाना चाहिए, इससे विटामिन सी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आंसर आप लोग का टोटल खत्म हो चुका है। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को मिलती रहे अच्छे तरीके से। ठीक है, आप लोग बस चैनल को सपोर्ट करें, अभी बहुत आगे तक जाना है 7 क्लास को। ठीक है, हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, जिससे कि आप लोग देखिए, जिसने इससे सब्सक्राइब कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया ना, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप लोग को अच्छे तरीके से मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।